हो गया। नेक्स्ट हम लोग कैसे से एसपी गुप्ता, उसी में आगे हैं। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस आया था 1982 में। ठीक है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इसमें बोला गया था कि न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र, है ना, न्यायाधीशों का हस्तांतरण। ठीक है, इसमें बोला गया कि न्यायाधीशों का हस्तांतरण जो है को जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है, आर्टिकल 226 के तहत चुनौती दिया जा सकता है। हाँ, उसी में आगे बढ़ा, नेक्स्ट केस लिखना है। ठीक है, इसमें लिख लो, न्यायाधीशों के स्थानांतरण को संविधान के अनुच्छेद 226, संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। क्या वो यहाँ पर लिखो ना, न्यायाधीशों का हस्तांतरण को संविधान के आर्टिकल 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि पीआईएल के अंतर्गत जो है, पीआईएल के अंतर्गत जो है सिंपल सा है कि यहाँ पे कुछ जो है, जो एडवोकेट थे, है ना, एडवोकेट थे, उन्होंने चुनौती दी थी कि जो न्यायाधीशों का जो ट्रांसफ़र किया जाता है, जो जजेस का जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, क्या उसको चुनौती दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है पीआईएल के अंतर्गत। स्पेशली जो है ऐसे तो चुनौती दे सकता है, लेकिन पीआईएल के अंतर्गत दिया जा सकता है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है फैसला, इसमें जो है डिसीजन दी कि जो है आर्टिकल 226 जो है, इसके तहत जो है चुनौती दिया जा सकता है, क्योंकि जो है ये भी जो है अगर न्यायाधीशों का, खासकर हाई कोर्ट का जो है न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र का मामला था, तो अगर ट्रांसफ़र किया जाता है हाई कोर्ट के जजों का, और वहाँ पे हो सकता है कि जो है लोगों से जुड़ा हुआ ट्रांसफ़र ऐसा हो जिससे जो है लोगों का जो है डिसीजन प्रभावित हो जाए, है ना। मान लीजिए कोई डिसीजन होने वाला है और उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, दूसरे जजों को ला दिया गया, ठीक है, जिससे डिसीजन जो है प्रभावित हो जाए, ऐसी स्थिति में बोला जाता है कि चुनौती दिया जा सकता था। समझ में? तो चुनौती जो है देने का जो है, ये इस केस में जो है स्पेशली बोला गया कि न्यायाधीशों का अगर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो चुनौती दिया जा सकता है पीआईएल के अंतर्गत। नेक्स्ट केस है पीपुल्स यूनियन। यूनियन वर्सेस एक मिनट रुक जाओ मतलब अच्छा लिखो, डेमोक्रेटिक राइट्स राइट वर्सेस किसका केस था? हाँ, वर्सेस पीपुल्स यूनियन। ठीक है, डेमोक्रेटिक्स राइट्स वर्सेस पीपुल इंडिया 1980।
इसमें देखो एक्चुअली क्या है ना कि दोनों एक ही पार्टी है, ठीक है। मतलब डेमोक्रेटिक राइट्स एक संस्था है और साथ में पीपुल्स यूनियन, ये दोनों जो है केस जो है एक साथ किया था, ठीक है। तो दोनों का एक साथ ले लिए हैं, ठीक है। अलग अलग करने से अच्छा कि एक ही जगह ले लेते हैं, दोनों का एक ही विषय था, ठीक है। विषय दोनों का एक ही था, इसलिए एक ही सुनवाई था। जैसे होता ना एक साथ कई जो है पेटिशनर होते हैं। जैसे हम लोग देखें एग्जाम्पल ले लो, जैसे है कि जो है जो ईवीएम का मुद्दा आया था, ठीक है। ईवीएम में जो है जो वीवीपैट को जोड़ने का जो मुद्दा था उसमें एक पक्ष नहीं था, कई लोग उसमें पेटिशन डाले हुए थे। तो अलग अलग लोग पेटिशन, जैसे प्रशांत भूषण भी डाले हुए थे, एक जो है एनजीओ है वो भी डाला हुआ था, ठीक है। और जो है कुछ राजनीतिक पार्टी के जो वकील थे वो भी डाले हुए थे। तो एक ही बार कई जो है पक्षकार होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लेने से अच्छा कि दोनों को साथ में कर देते हैं, क्योंकि विषय तो एक ही था, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक राइट्स विथ पीपुल्स यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के खिलाफ जो है ये केस गया हुआ था, ठीक है, 1980 में। उसमें लिखो इस वाद में विधि का शासन, इस वाद में विधि का शासन को लोकहितवाद के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंग, लोकहितवाद के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंग माना गया विधि का शासन केवल संपन्न वर्ग के हितों को ही सुरक्षा नहीं करता बल्कि समाज के कमजोर वर्ग को भी न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराता है। उपलब्ध करवाता है। क्लियर, समझ में आया? विधि का शासन समझते हैं ना? विधि का शासन, विधि का शासन समझ में आता है? रूल ऑफ लॉ समझ में आता है? नहीं आता है? कभी नहीं पढ़े हैं? आर्टिकल 14 पढ़े हैं? अगर हम लोग देखें आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, ये है ना। मतलब आर्टिकल 14 जो है आपको विधि का शासन का ही बात करता है कि अनुच्छेद जो 14 है वो विधि का शासन इंडिकेट करता है। विधि का शासन मतलब इसमें दो पार्ट आता है। एक आता है कि जो है विधि के समक्ष समता, है ना। विधि के समक्ष समता
और विधियों का समान संरक्षण। और दूसरा आता है विधियों का समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण, समझ में आया? मतलब एक है विधि की समक्षमता, दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। इन दोनों को मिक्स करो तो विधि का शासन हो गया। मतलब विधि के शासन का मतलब क्या हुआ? मतलब विधि की समक्ष समता। मतलब विधि मतलब हमारा जो शासन व्यवस्था वो किस आधार पर चलेगा? लॉ के आधार पर, है ना। कोई भी शासन व्यवस्था है वो नियमों के आधार पर चलता है। विभिन्न नियमों का जो है क्या होता है? समुच्चय होता है। उसी के आधार पर हमारा जो है शासन व्यवस्था क्या होता है? चलता है। तो बोला गया कि विधि का जो शासन होगा उसमें क्या होगा? विधि के शासन में जो है हर व्यक्ति इक्वल होगा। मतलब विधि के समक्ष हर व्यक्ति क्या होगा? समान होगा, इक्वल होगा। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक किसान हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जो है विधि की नज़र में क्या होगा? इक्वल होगा। और विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यही हुआ इसका मतलब विधि की समान समता में, कि विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब ये नहीं कि पहले अगर राजतंत्र चलता था तो राजा के रिलेटिव के लिए अलग विधि होता था, प्रजा के लिए अलग विधि होता था, समझ में? राजा के लिए अलग विधि होता था, राजा के बेटा के लिए अलग विधि होता था, और प्रजा के लिए अलग विधि होता था। भेदभाव होता था। अंग्रेजी शासन में भी देखोगे तो अंग्रेजी शासन में भी भेदभाव होता था। भारतीयों के मामले को सारे अंग्रेज जो है जज देखते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के मामले को भारतीय जज नहीं देख पाते थे। तो भेदभाव था ना। मतलब जो है गोरे लोग हैं, श्वेत लोग हैं, उन मामले को जो है भारतीय लोग नहीं देख पाते थे। उनका मामला अंग्रेज लोग ही देखते थे, लेकिन भारतीयों का सारे मामले अंग्रेज लोग देखते थे, समझ में? तो ये क्या था? भेदभाव वाला कानून था। तो जब हम लोगों ने संविधान बनाया तो हम लोगों ने उस भेदभाव का जो पार्ट था ना उसको हटा दिया और बोला कि हमारा जो विधि होगा वो विधि क्या होगा? सर्वोच्च होगा, सुप्रीम होगा, और विधि जो है सबके लिए बराबर होगा। मतलब विधि के समक्ष जो है हर व्यक्ति क्या होगा? इक्वल होगा ना, हर व्यक्ति इक्वल होगा। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद भी हैं। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को जो है हम लोगों ने जो है अपवाद रखा है। क्यों? पद के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से नहीं, पद के हिसाब से। क्योंकि पद जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च पद है, और सर्वोच्च पद में जो है अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति अपने पद पे बने हुए हैं और उनके ऊपर जो है कोई क्रिमिनल केसेस चला जाता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो जो राष्ट्रपति का जो पोस्ट है उसका साख क्या होगा? गिर जाएगा, गिरेगा ना। तो वही राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए जो है पद के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया कि राष्ट्रपति को जो है कुछ हम लोगों ने अपवाद स्वरूप जो है सुरक्षा दे दिया है। जैसे क्या दिए हैं कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पे बने रहेंगे तब तक उनके खिलाफ जो है कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का केस नहीं चल सकता है, समझ में? कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का केस नहीं चल सकता है, चाहे वो मर्डर ही क्यों नहीं किए हो। राष्ट्रपति अपने पद पे हैं और किसी का मर्डर कर देते हैं, सपोज डेट अभी किए नहीं है, कर देते हैं, तो सिंपल से बात है, मर्डर करेंगे सीधे क्या होगा कि पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लेती। तो उनको संरक्षण दे दिया गया, प्रोटेक्शन दे दिया गया, क्लियर। और प्रोटेक्शन क्या है कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेंगे तब तक कोई भी क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर नहीं चलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को पहले हटाना होगा पद से और फिर उनके ऊपर जो है चलेगा ज़रूर, लेकिन राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए नहीं चलेगा, राष्ट्रपति के पद से हटाने के बाद चलाया जाएगा। ये जो है सुरक्षा दिया गया है। दूसरा है कि कोई भी सिविल केस, तो सिविल केस में अरेस्टेड नहीं होते हैं, मतलब उसमें जो है कोई भी सिविल जैसे उत्तराधिकारी विवाद या टैक्स से संबंधित कोई भी ऐसा मामला होता है तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को जो है 3 महीना पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही जो है उनके ऊपर कार्रवाई होगा। तो सिविल मामले में कार्रवाई हो सकता है, लेकिन 3 महीना पहले नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे।
तब ये सुरक्षा 3 महीना का दिया गया, दूसरा व्यक्ति पास तुरंत हो जाएगा। तो राष्ट्रपति को या राज्यपाल को हम लोग कुछ प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो है हर व्यक्ति विधि के समक्ष जो है समान है। यही हो गया विधि के समक्ष समता, ठीक है। दूसरा है कि विधियों का जो है समान संरक्षण, मतलब हम लोग बोले कि जो है ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति बराबर है, इक्वल है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति इक्वल होता तो विधि के समक्ष समता तो चलता है ना। हर व्यक्ति अगर इक्वल होता तो विधि के समान समता चलता, लेकिन हर व्यक्ति जो है इक्वल तो है नहीं भारत में, क्योंकि समाज जो हम लोग सोसाइटी हम लोग भारत का देखते हैं, उस सोसाइटी में आप देखोगे तो कुछ वर्ग जो है नीचे है, कुछ वर्ग ऊपर है ना। तो नीचे जो वर्ग है उसको हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जो दबा हुआ वर्ग है, जैसे महिलाएं है ना, तो महिलाओं को जो है प्रोटेक्ट तो आपको करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो दबे हुए हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, तो विधियों का समान संरक्षण मतलब क्या हुआ कि हमको जब विधियों का जो है समान संरक्षण देना पड़ेगा, किसको, जो इक्वल नहीं है, तो हम लोग कुछ वर्ग के लिए प्रोटेक्ट करते हैं विधियों के माध्यम से। तो उसके लिए विशेष विधि बन सकता है, विशेष परिस्थितियों में विशेष विधि का निर्माण हो सकता है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता सब है, लेकिन कुछ उस वर्गों के लिए विशेष विधि भी बन सकता है, क्यों, कि उनको विधियों का समान संरक्षण देना है, प्रोटेक्ट करना है, समझ में आया। जैसे महिलाएं, तो महिलाओं के लिए अलग से जो है कानून है ना। बच्चे के लिए अलग से कानून बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए पोस्को एक्ट बना हुआ है बच्चों के लिए। महिलाओं के लिए जो है छेड़छाड़ जो है कार्य क्षेत्रों में जो है छेड़छाड़ कानून बना हुआ है, ठीक है, या यौन शोषण से संबंधित कानून बना हुआ है, दहेज प्रथा से संबंधित कानून बना हुआ है, घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट बना हुआ है। तो कई कानून बना हुआ है महिलाओं के लिए। उसी तरीके से SC और ST है ना, तो SC ST के लिए भी जो है SC और ST प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, संरक्षण अधिनियम, जिसके तहत जो उनको जाति सूचक शब्द का जो है प्रयोग करेंगे तो उसके ऊपर खिलाफ, तो वो कुछ वर्गों के लिए जो है क्या है कि जो है समान संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर ही विधि का शासन भारत में है, समझ में आया। तो भारत में जो विधि का शासन मतलब क्या हुआ, विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों पार्ट जो है विधि का शासन है, क्लियर। तो इस केस में यही बोला गया कि विधि का शासन जो है, विधिक शासन क्या है, ये जो है एक तरीके से लोकहितवाद का महत्वपूर्ण अंग है। कहीं पर अगर विधिक शासन का जो है अगर तोड़ा जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो व्यक्ति जो है PIL डाल सकता है, क्यों, क्योंकि विधिक शासन क्या है, सबको समान जो है विधि देने का बात करता है। लेकिन अगर समान विधि नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति PIL डालकर जो है उसको लागू करवा सकता है। मतलब विधि का मतलब है कि विधि की सिर्फ संपन्न वर्ग को नहीं मिलना, बल्कि विधि जो है सभी लोगों को, कमज़ोर वर्गों को भी प्रोटेक्ट करें। विधि का मतलब ये होता है, जो मजबूत है वो तो मजबूत है ही, जो कमज़ोर है उसको आपको प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना, समझ में। तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है रूल बना सकते हैं, क्लियर। लाइन चेंज करो, लिखो लोकहितवाद के मामलों में, लोकहितवाद के मामलों में न्यायालय द्वारा समय समय पर लोकहितवादों की व्याख्या की गई है। समय समय पर लोकहित वादों की व्याख्या, लोकहितवादों की व्याख्या की गई है। जैसे नीचे से लिखो A नंबर पॉइंट, बंधुआ मजदूरी, जैसे नीचे से लिखो बंधुआ मजदूरी। B नंबर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी। B नंबर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी।
सी नंबर बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। डी नंबर नारी उत्पीड़न। नारी उत्पीड़न, उत्पीड़न। नेक्स्ट ई नंबर पुलिस यातना, है ना, पुलिस टॉर्चर हम लोग बोलते हैं ना, यातना। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण। दलित, नेक्स्ट दलित एवं पिछड़े वर्गों पर अत्याचार, दलित एवं पिछड़े वर्गों पर अत्याचार। नेक्स्ट हिंसा से पीड़ित, नेक्स्ट हिंसा से पीड़ित या प्रभावित व्यक्ति, हिंसा से पीड़ित या प्रभावित व्यक्ति। नेक्स्ट कारागारों में, मतलब जेलों में शोषण, कारागारों में शोषण, उत्पीड़न एवं अव्यवस्था इत्यादि, एवं इत्यादि। ठीक है, तो ये सब समय समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो भी केसेस आया है, इन सब मामलों में बोला गया कि आप पूछेंगे लोकहितवाद किन मामलों पे जो है लाया जा सकता है। सवाल पूछ सकते हैं ना कि भाई सर लोकहितवाद किन मामलों पे हम जा सकते हैं, कौन सा ऐसा मामला होगा जिन पे जो है लोकहितवाद के रूप में जो है केस हम डाल सकते हैं। समझ में? तो जो अभी तक व्याख्या, चूँकि ये व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास, किन मामलों को वो पीआईएल के अंतर्गत ला सकता है। आप मान लीजिए कोई भी केस लेके जाएंगे, कोई भी मान लीजिए कि हो सकता है कि मान लीजिए सफाई कर्मी हैं, अब उनको जो है कम सैलरी मिल रहा हो या सैलरी जो है उनका 5 साल से बढ़ा ही नहीं हो, तो आपको लगता है कि जो है इससे जो है इनका जो है जीवन, जो जीविकोपार्जन का अधिकार है वो प्रभावित हो रहा है। जो इनका जीवन जीने के लिए जो उनका जो इनकम है वो बढ़ नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, इनका जो मूलभूत आवश्यकता वो प्रभावित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप केस लेके चले गए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये जो है ये पीआईएल के रूप में लेकर आए कि बहुत सारे जो भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, उनका सैलरी पिछले 5 साल से नहीं बढ़ा है, इससे जो है उनका जो है मूलभूत आवश्यकता क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। आप केस लेके गए, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होता है या हाई कोर्ट के ऊपर में होता है कि वो इस केस को लोकहितवाद के रूप में ले या ना ले। क्योंकि पहले तो होगा कि केस जो है आपका एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। कोई भी केस आप लेके जाएंगे तो कोर्ट को लगना चाहिए कि ये जो है एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं। तो पहले तो वो छटनी होता है कि केस जो है एक्सेप्ट, सुनवाई के लिए तैयार होता है कि नहीं होता है। तो उसको लगेगा कि हाँ ये मामला है जो लोगों से संबंधित है और ये जो है केस जो है सुनना चाहिए, तो एक्सेप्ट कर लेगा। या उसको लगता है कि नहीं ये जो है मामला जो है सरकार का है, सरकार के पास आप लगाइए कि भाई इसका बढ़ाना नहीं घटाना वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, तो रिजेक्ट कर देगा कि ये पीआईएल के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि जो है ये किसके अंतर्गत आएगा, सरकार के अंतर्गत आएगा। आप सरकार के पास जाइए और उसको बढ़ाने का बात कीजिए। या जिनका सैलरी नहीं बढ़ा है वो जो है जाकर बोले कोर्ट में कि भाई मेरा सैलरी नहीं बढ़ा है, तो जो भी सैलरी वगैरह संबंधित होगा उसके लिए ऑथोरिटी भी होता, सरकार का अधिकरण भी होता, जहाँ पे पहुँचते हैं आप केस करने के लिए। तो जिसका जो भी कार्य है उस हिसाब से जो है बोल सकता है कि जो है आप जो है इन चीज़ों पे जो है पीआईएल नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो केसेस आया है
उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ विषय है जिस विषय पर जो है PIL दायर नहीं कर सकते हैं। मतलब PIL का जो है सीमाएं हैं, मतलब इस मामले में PIL नहीं आ सकता। अभी तक जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो जो है कुछ 3-4 पॉइंट हैं, जैसे भूस्वामी व किराएदार के बीच में विवाद। अगर भूस्वामी मतलब जो ओनर है ज़मीन का या मकान का और जो किराएदार है, इनके बीच में अगर विवाद होता है तो ये PIL के अंतर्गत नहीं आएगा, ये व्यक्तिगत आएगा। आप केस लेके आइए, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि PIL है। ये जो है आप व्यक्तिगत रूप से केस आप लाइएगा। तो व्यक्तिगत रूप से केस लाएंगे तो सीधे जाना पड़ेगा हमको डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में। इंडिविजुअल केस लाएंगे तो भाई डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में ले जाना ना। PIL अगर रहेगा तो हाई कोर्ट में आप चल जाएंगे डायरेक्ट, लेकिन डिस्ट्रिक्ट न्यायालय से फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो माना गया कि जो है किराएदार और मकान मालिक या जो भी भू मालिक है उसके बीच में अगर झगड़ा हो रहा है तो इसका मामला का निपटारा कहाँ होगा? आपके न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में, ना कि PIL के माध्यम से। दूसरा बोला है सेवा अथवा नौकरी। सेवा अथवा नौकरी मतलब जो है नौकरी से मान लीजिए कि जो है सेवा अथवा नौकरी, मान लीजिए कि आपको जो है सेवा से जो है आपको जो है वंचित कर दिया गया या निकाल दिया गया है ना, तो ये भी PIL के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि जो है आप इंडिविजुअल जाकर लड़ाई लड़ेंगे हर व्यक्ति। समझ में आया? मान लीजिए कि आप सेलेक्ट होकर चले गए और किसी कारणवश जो है आपको जो है सस्पेंड कर दिया गया, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, तो आप PIL लेकर नहीं जा सकते हैं, बल्कि जो है आप क्या करेंगे? इंडिविजुअल केस लेके जाएंगे कि भाई हमको जो है 6 महीना से सस्पेंड किया गया है, हमको जो है सेवा में नहीं रखा जा रहा है ना। तो कोर्ट फिर उस पर डिसीजन अपना इंडिविजुअल देगा, ना कि आप PIL के माध्यम से जाएंगे, बल्कि इंडिविजुअल जाएंगे आप कोर्ट में, लेकिन वो व्यक्तिगत आपका होगा, वो लोकहित के अंदर में नहीं आता है। आपका जॉब अगर जा रहा था ऐसा थोड़ा सबका जॉब चला गया तो आप प्रभावित हैं तो आप जाके केस लड़ सकते हैं। क्लियर? तीसरा है सरकार के विरुद्ध निजी शिकायतें, है ना। सरकार के विरुद्ध अगर कोई निजी शिकायतें हैं, निजी, ठीक है, सरकार के विरुद्ध निजी शिकायतें, ठीक है, सरकार के विरुद्ध जो है निजी शिकायतें अगर कोई है तो जो है उस पर आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश। शिक्षण संस्थाओं में जो है प्रवेश, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, ठीक है। तो इस सब मामला अगर होगा तो जो है PIL आप नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। अगर सरकार के खिलाफ अगर कोई निजी शिकायत है, ठीक है, तो उसमें आप नहीं जा सकते PIL लेके, निजी आपका शिकायत है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों का है तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन पर्सनल अगर आपका शिकायत है तो आप PIL के माध्यम से नहीं जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपने डाला तो चेक करेगा कि भाई एक आप ही का मामला है या फिर 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों का मामला है, तो देखिएगा 10,000 लोगों का मामला है तो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर लगेगा कि निजी मामला है तो रिजेक्ट करके आपको इंडिविजुअल बोलेगा कि आप सरकार के खिलाफ आप जाइए, ठीक है। और शिक्षण संस्थानों में जो है प्रवेश का मामला होगा तो वो जो है सरकार के अंडर में आता है, या फिर इंडिविजुअल अगर आपको प्रवेश नहीं दिया गया है किसी कारणवश तो आप इंडिविजुअल ही जा सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ सीमाएं हैं PIL का जो आप नहीं जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। क्लियर? चलो अब हम लोग आते हैं भारत में लोकहित विकास के कारण। भारत में हेडिंग आप लिखिए, हेडिंग लिखिए भारत में लोकहित विकास के कारण। ठीक है, अब ये भारत में जो है लोकहित विकास का क्या कारण, कैसे, ऐसा तो है नहीं शुरू से ही भारत में था, बरस तक जो है 1980 के आसपास के दशक में जो है 1970-80 के दशक में जो है लोकहितवाद आया।
तो इसका क्या कारण था, कैसे भारत में जो है लौकिकवाद जो है आया, ठीक है, और क्यों आया, इसका कारण भी बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपका कि जो है भारत में लौकिक विकास के क्या कारण थे, या क्वेश्चन पूछ देगा कि लौकिकवाद क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, लौकिकवाद क्या है, भारत में लौकिक विकास के क्या कारण थे, ठीक, और उसमें जोड़ देगा कि लौकिकवाद का क्या महत्व है। क्लियर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में लौकिक विकास के क्या कारण हैं, या जो है उसका महत्व क्या है। तो ये जो है पार्ट जो है, या लौकिकवाद का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य, महत्व, कारण, ये क्वेश्चन बनता ही है। क्या है ना, कैसे है ना, क्यों है, तो क्यों है लौकिकवाद, क्यों है, तो कारण बताना पड़ेगा, लौकिकवाद का कारण क्या है। क्लियर। इसमें जो है सबसे बड़ा एक, अगर लौकिक विकास का कारण लिखेंगे तो एक जो है स्टेटमेंट आपको उसमें कोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें लिख लो, न्यायमूर्ति P.N. भगवती, न्यायमूर्ति P.N. भगवती ने कहा है कि, न्यायमूर्ति P.N. भगवती ने कहा है कि, अब जब ये स्टेटमेंट हम करेंगे ना तो इस तरह का डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद लिखना है, ठीक। स्टेटमेंट किसी को लिखना हो तो डबल इन्वर्टेड कोमा होना चाहिए। तो डबल इन्वर्टेड कोमा लगाओ, न्यायपालिका को शक्ति के दुरुपयोग या गलत प्रयोग को रोककर जनमानस को ऐसा उपचार प्रदान करना होगा जिसमें दलित, ऐसा उपचार प्रदान करना होगा जिसमें दलित एवं कमजोर वर्ग का शोषण एवं अन्याय समाज से समाप्त हो जाए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उसी में लिखिएगा, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय न्यायपालिका को प्रक्रियात्मक आविष्कार क्यों न करना पड़े, प्रक्रियात्मक आविष्कार क्यों ना करना पड़े।
आप डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। ये स्टेटमेंट पी एन भगवती का था। मतलब पी एन भगवती का स्टेटमेंट क्या था? सिंपल सा था कि जो है हमको न्यायिक व्यवस्था कैसा चाहिए, ऐसा न्यायिक व्यवस्था चाहिए जिसका गलत अगर प्रयोग हो रहा है, न्यायिक व्यवस्था में गलत प्रयोग हो रहा है या अन्याय स्थापित हो रहा है, तो वैसे व्यवस्था को हमको क्या करना पड़ेगा? उपचारात्मक करना पड़ेगा, मतलब उसका उपचार करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ऐसा एक प्रक्रियात्मक जो है आविष्कार करना पड़ेगा जिससे जो है न्याय व्यवस्था हर किसी को मिले, हर किसी के पास पहुँचे। तो ऐसी जो है न्यायिक व्यवस्था आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्यों नहीं कोई अलग कॉन्सेप्ट भी अगर अपनाना पड़े न्यायपालिका को तो अपना लें। चूँकि ये जो PIL का जो कॉन्सेप्ट था ये भारत में नहीं था। भारत में अगर देखेंगे तो पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जिसको न्याय पाना है वो उसको न्यायालय के दरवाजे पर आना पड़ेगा। समझ में? पहले कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको न्याय चाहिए आप न्यायालय के पास आइए तो आपको न्याय मिलेगा। अगर आप न्यायालय के पास नहीं आ सकते हैं तो आपको न्याय मिलेगा ही नहीं। समझ में? लेकिन यही कॉन्सेप्ट क्या था कि जो वंचित वर्ग थे, जो सक्षम वर्ग नहीं थे, वे लोग पहुंच ही नहीं पाते थे न्यायालय तक। आप पहुंच पाएंगे तब ना, आप न्यायालय पास जाएंगे तब ना आपको न्याय मिलेगा। आप वहां जाएंगे ही नहीं तो फिर आपको न्याय कैसे मिलेगा? ये तो उसी बात हो गया ना कि जो है आप यहाँ पे आएंगे तब ना आपको पढ़ाई मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे फ्री में जो है पढ़ाई चल रहा है, आपका तो 1 रुपया नहीं लग रहा, लेकिन आप यहाँ पे आएंगे तब ना आपको पढ़ाई मिलेगा। आप आएंगे ही नहीं तो फिर पढ़ाई कैसे मिलेगा? तो हो सकता है कि जो है कि मतलब जो है सब लोग यहाँ पे नहीं आ सकता है। मान लीजिए रांची के लोग यहाँ पढ़ सकता है, लेकिन मान लीजिए कहीं दुमका का है ना, कहीं जो है हजारीबाग का है, कोई जो है उधर गुमला का है, कोई पूर्वी सिंहभूम का है, वो तो लड़का नहीं आके यहाँ पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ का रहना उसको पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। समझो? रांची के लोग तो आ जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए आप लोग आ गए, लेकिन जो बाहर का है, जो दुमका का है, जो पूर्वी सिंहभूम का है, चाईबासा का है ना, गुमला का है, तो वो जो आदिवासी बच्चा है वो तो यहाँ पे आके नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे यहाँ पे आने के लिए उसको खर्च चाहिए, रहने और खाने का, और उतना भी वो सक्षम नहीं है कि वो खर्च दे सके। कोचिंग तो दे ही नहीं सकता, वो रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उस बच्चे को तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। यहाँ तो वही बच्चा है जो यहाँ पे है, जो यहाँ पर रह रहा है, वो बच्चा तो लाभ उठा रहा है, लेकिन वो बच्चा तो लाभ नहीं उठा रहा है। तो हम इसको जस्टिस बोलेंगे? जस्टिस हुआ कि एक खास क्षेत्र के बच्चों को लाभ मिल रहा है, लेकिन दूसरे क्षेत्र के बच्चों को वही कैटेगरी में दूसरे क्षेत्र के बच्चे को नहीं मिल पा रहा है। यही न्यायपालिका में हो रहा था कि जो है खास जो सक्षम था वो तो ले रहा है, लेकिन दूसरा वर्ग जो सक्षम नहीं है वो नहीं ले पा रहा है। तो हम क्या करना पड़ेगा? फिर ऐसा जो है संस्था आपको हर जिले में देना पड़ेगा। अगर आपको मान लीजिए जस्टिस करना है और हर जगह जो है आपको जो सक्षम नहीं है, जो नहीं आ सकता, उसको उसी घर तक पहुंचाना पड़ेगा ना न्याय। तो या तो आप वहाँ पे इस तरह का संस्था को दीजिए, या फिर सरकार जो है अवेलेबल कर दे यहाँ पे कि भाई ठीक है आप आओ, रहो, खाओ पियो, हम सब फ्री देंगे। ये होगा तो फिर बच्चा आकर यहाँ पे जब उसको कुछ नहीं लगेगा तो वो आ जाएगा। फिर उसके भी मन में आएगा चलो मेरे पास ऑफ़र है, या वहाँ पर रह सकते हैं, खाना मिल सकता है और पढ़ाई भी मिल सकता है, तीनों मिलेगा, वो कहीं से भी आकर पढ़ लेगा। या तो फिर आप उसके क्षेत्र में पहुँचा दीजिए जहाँ पे वो है, तो वहाँ के बच्चा को लाभ मिलेगा। तो न्यायपालिका ने भी यही काम किया। PIL क्या है? जो नहीं आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके बदले में कोई दूसरा आ सकता है, वो आपको न्याय दिला देगा, वो आपको जो है ऊपर उठाएगा, आपको न्याय दिलवाएगा। यही जो है PIL का कॉन्सेप्ट है। तो बोला गया कि भाई ऐसा जो वर्ग है जो नहीं आ पा रहा है, जो आ जा रहा हो तो वो न्याय ले पा रहा है, लेकिन जो न्यायालय तक नहीं पहुंच पा रहा उसका क्या? तो ये कॉन्सेप्ट अमेरिका का था। अमेरिका में ये PIL का अवधारणा चलता था। वहाँ पे जो व्यक्ति नहीं कर सकता था उसके खिलाफ, उसकी जगह जो है कोई दूसरा व्यक्ति भी आके केस डाल देता था कि भाई उस व्यक्ति का है या उस समूह का है ना, उससे कई लोगों का जो है कई लोग प्रभावित हैं, वैसे लोगों के लिए जो है क्या है कि जो है केस डाल दिया जाता था। तो उसी अवधारणा को जो है भारत में भी जो है शामिल किया गया और बोला गया कि भाई एक नया कुछ कॉन्सेप्ट हमको लाना पड़ेगा जिससे क्या हो कि
इंडिविजुअल नहीं, लेकिन अगर उससे संबंधित बहुत बड़ा वर्ग है या व्यक्ति है, समूह है, वो प्रभावित हो रहा है, तो उनको जो है उपचारात्मक जो है मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो है कि बोला कि भैया पिटिशन, आप सिंपल सा बात है, अगर कोई वकील नहीं कर रहा, कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं कर रहा है, आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप लेटर लिख के CGI के पास भेज दो, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके पास भेज दीजिए, या सुप्रीम कोर्ट का CGI जो है उनके पास भेज दीजिए, वो भी आपका केस एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब पत्र भी केस का एक्सेप्ट करने का माध्यम है। PIL में कोई जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति ही चले जाए, कोई व्यक्ति ही जाए, कोई जरूरी नहीं है, बल्कि जो है CGI के पास लेटर भी अगर चला जाता है तो वो PIL का माध्यम होता है, वो लेटर को भी एक्सेप्ट कर लेता है और केस चलाता है, और उसकी जगह सरकारी वकील को खड़ा करता है केस लड़ने के लिए, नियुक्त कर देता है वकील को कि आप केस लड़ो। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है। तो ये जो है क्या है, न्याय पहुंचाने का साधन है। क्लियर, ये न्याय पहुंचाने का साधन है। हाँ, व्हाट्सएप थ्रू भी आप केस सब कर सकते हैं, अब तो दे दिया गया, PIL के लिए है। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी PIL आप दायर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो है कोई ऐसा है, तो आप PIL जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप के माध्यम से भी डाल सकते हैं। तो इतना सुविधा मिल गया, ईमेल के माध्यम से तो था ही पहले, अब व्हाट्सएप से भी आप कर दीजिएगा तो आपका सुनवाई हो जाएगा। अब ईजी बनाया जा रहा है न्याय व्यवस्था को, तो वही जो है आप इजीली जो है पहुंच जाइए न्यायिक पद पर। आप सक्षम नहीं तो आप डाल सकते हैं। क्लियर, लाइन चेंज करो, लिखो इसी विचारधारा को प्रबल बनाने के लिए तथा न्याय की महत्व को बनाए रखने के लिए लोकहितवाद का विकास हुआ। भारत में इसके विकास के निम्नलिखित कारण हैं। भारत में इसके विकास के निम्नलिखित कारण हैं। ए नंबर, पॉइंट लिखो, ए नंबर, संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि वह समाज के सभी वर्गों में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय स्थापित करें। दूसरा पॉइंट, बी नंबर, देखिए संविधान के अनुच्छेद 39A, संविधान के अनुच्छेद 39A में यह निहित किया गया है कि समाज के गरीब वर्ग को
समाज के गरीब वर्ग को निःशुल्क समाज के गरीब वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट, जनहित में लोगों की हितों जनहित में लोगों के हितों की रक्षा की जाए। की रक्षा की जाए। नेक्स्ट, न्याय की प्रक्रियात्मक न्याय की ये वाला पार्ट प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण कोई न्याय से वंचित न रह जाए। न्याय से वंचित न रह जाए। नेक्स्ट, प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध मानवीय अधिकारों को मान्यता देना। मानवीय अधिकारों को मान्यता देना। नेक्स्ट, न्याय को व्यवहारिक बनाना। न्याय को व्यावहारिक बनाना। नेक्स्ट, जहां अधिकार वहां उपचार। जहां अधिकार वहां उपचार। युक्ति को विस्तृत रूप में युक्ति को विस्तृत रूप में प्रयोग करना। उपाय, युक्ति मतलब होता है उपाय, मतलब उपचारात्मक जो उपाय होता है उसको विस्तृत रूप में जो है प्रयोग किया जाए। ठीक है। और यही मेन करना। एक और लिखना है तो लिख लो कि न्याय समाज के उन व्यक्तियों को भी प्राप्त हो सके। न्याय समाज के उसी में नेक्स्ट पॉइंट, न्याय समाज के उन व्यक्तियों को भी प्राप्त हो सके जो व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जो व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है। तो ये जो है मुख्य रूप से कारण है भारत में जो है जनहित याचिका आने का या विकास होने का। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछेगा जनहित याचिका या लोकहितवाद के विकास के, भारत में विकास के क्या कारण थे, तो आप ज्यों का त्यों इस पॉइंट को लिख देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट से यूज करेंगे कि जो है पीन भगवती का जो है कहना था ये, और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है भारत में लोकहितवाद या जनहित याचिका का विकास हुआ। ठीक है, और इसके विकास के जो है महत्वपूर्ण कारण या मुख्य कारण निम्नलिखित थे। अब उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। अब आर्टिकल जो है 38 को एक्सप्लेन करना है, जिसमें राज्य को बोला गया है कि जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है लोक न्याय स्थापित करेगा। तो कहीं भी अब राज्य के अंतर्गत तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों आता है, समझ में। राज्य के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों आता है। तो तीनों का ना जिम्मेवारी है कि लोगों को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करें। विधायिका और कार्यपालिका तो करेगा ही, न्यायपालिका भी तो करेगा ना। क्यों? क्योंकि राज्य का तो वो भी पार्ट है। राज्य का मतलब ये थोड़ा कि न्यायपालिका बाहर है। राज्य का मतलब जो है राज्य, स्टेट, और स्टेट में जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों उसका पार्ट होता है, समझ में। तीनों पार्ट होता है। हम लोग राज्य देखते हैं तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना, हैं कि जैसे एक बोला जाता है न्यायपालिका का जो है अधिकार क्षेत्र क्या होता है, मतलब उसका जुरिडिक्शन क्या होता है। जुरिडिक्शन तो बोला जाता है कि कभी कभी विवाद होता है कि जुरिडिक्शन क्या होता है। जैसे मान लो कि हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये जो है भारत का जो स्थलीय जो सीमा है, जो लैंड वाला जो उसका बाउंड्री है, उसमें तो कोई विवाद नहीं है, क्योंकि लैंड वाला बाउंड्री जो है, ये जितने भी बाउंड्रीज हैं ऊपर नीचे वाले, ये सब स्पष्ट है, ये निर्धारित किया गया ना। भारत चाइना के बीच में बाउंड्री निर्धारित है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो है बाउंड्री निर्धारित है। ठीक है, तो हम लोग जो है ये बाउंड्री बना हुआ है। कहाँ पे दिक्कत होता है? सामुद्रिक सीमा में, है ना। सामुद्रिक सीमा में जो है प्रॉब्लम होता है कि इसका बाउंड्रीज क्या होगा, क्योंकि सामुद्रिक जो बाउंड्रीज होता है वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ भी आता है, समझ में। मतलब जो इंटरनेशनल लॉ होता है तो वहाँ पे आता है। अगर मान लीजिए कि आपका जो है, मान लीजिए बंगाल के खाड़ी में कोई घटना हुआ समुद्र में, तो वह मामला कहाँ जाएगा, समझ में। भारत के कोर्ट में जाएगा कि जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा, जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ पे जाएगा। क्योंकि आप सदस्य हैं यूएनओ का, तो आप इंटरनेशनल जो कानून है उसको भी आप मानते हैं, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप सदस्य हैं। ठीक है, तो आप उसको क्या, कहाँ पे मामला जाएगा। जैसे एक घटना हुआ था केरला वाला में। केरला वाला में जो है बोला जाता है कि जो है इटली का जो है नौसेना था, इटली का नौसेना जो है क्या बोलते हैं, जो हिंद महासागर से जा रहा था, पार हो रहा था। चूँकि हिंद महासागर से ही वो जा सकता है, उधर चाइना वगैरह जाना हो तो हिंद महासागर, या कोई पूर्वी कंट्री में जाना तो हिंद महासागर होते हुए जाएगा वो। तो हिंद महासागर से वो जा रहा था, रात का समय था। केरल के तट के बाद जो है वहाँ पे क्या हुआ कि जो है वहाँ पे कुछ मछुआरे थे जो रात को मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, है ना। जो मछुआरे हैं वो रात में मछली पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं रात में? हैं, रात में ही मछली क्यों ज़्यादा पकड़ा जाता है? ठीक है, नहीं मालूम, ऐसे दिन में भी है। रात में मछली पकड़ने का कारण होता है जल थोड़ा शांत होता है, ठीक है, इसलिए मछली जो है शांति से जो है। दिन में क्या होता है कि सूर्य का जो है ताप पड़ता है जल पे, ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि जल में जो है गतिशीलता होता है, ताप के कारण ताप इंक्रीज होगा। जैसे कभी देखे हो तेल वगैरह कढ़ाई में डालो, कढ़ाई में अगर तेल नहीं डाले हो तो तेल क्या हो, शांत होगा। जैसे तेल डालोगे, हीट डालोगे तो चलना स्टार्ट हो जाता है तेल में, तो वो क्या होता है, गतिशील होता है। गतिशीलता जब बढ़ता है तो सिंपल सी बात है क्या होगा, उसमें जो है जिसके अंदर में चीज़ें होती हैं ना वो भी गतिशील हो जाता है। इसलिए जो है पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वो चलते रहता, भागते रहता है। रात को शांत हो जाता है तो जो है आराम से जो है वो फंस जाता है।
है ना, इसलिए मछुआरे लोग रात में ज़्यादा पकड़ता है। तो रात में गया पकड़ने के लिए। अब उसी में जो है उसको लगा इटली के जो पोत था, क्योंकि वो क्षेत्र माना जाता था कि जो सोमालिया वगैरह जो क्षेत्र था वहाँ पे जो है लुटेरे वगैरह खूब होते थे, डाकू वगैरह जो है लूट लेता था। छोटे छोटे नाव से आते थे, जाके वहाँ पे उसको कैप्चर कर लेता था। तो उनको लगा कि लुटेरे हैं इटली के नाविक को, और उसने जो है चेतावनी वगैरह नहीं दिया और गोली चला दी। गोली चला दिया गया। गोली जब चलाया गया तो जो है उसमें 2 मछुआरे मर गए, है ना। जब 2 मछुआरे मर गए तो उसके बाद जो है भारत सरकार को मालूम चला, जानकारी आया कि जो है गोली चला, तो पता चल ही जाता है कि घटना हुआ। उसके बाद भारत सरकार का जो यहाँ पे नेवी है, नेवी ने तुरंत जो है पेट्रोलिंग कर रही थी, पता चला तुरंत जो है उसको पकड़ लिया गया, जहाज़ को पकड़ के उसको केरला के तट पर लाया गया, और जो है दोनों को जो है 2 उसमें अधिकारी थे, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब ये विवाद हुआ कि भाई जो है अब इटली जो है बोला कि मेरा जो है जो नेवी है जिसको पकड़ा गया वो गलत पकड़ा गया है, क्योंकि ये मामला जो है भारत का है ही नहीं, ठीक है। 2 व्यक्ति मरा है, लेकिन इसका केस जो है कहाँ चलेगा? इंटरनेशनल कोर्ट में चलेगा। क्यों? क्योंकि हम जो है भारत के सीमा में थे ही नहीं, भारत की सीमा का बाहर थे, तो भारत में केस क्यों चलना चाहिए? घटना बाहर में हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चलना चाहिए। अब ये सवाल उठा कि क्या वाकई में सामुद्रिक सीमा में जो है भारत का जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका जुरिडिक्शन आता है कि नहीं आता है? समझ में? तो ये जो है विवाद उठा, तो उस समय जो है विवाद में ये आया कि कोई भी सामुद्रिक सीमा जो होता है किसी भी देश का, वो क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए कि ये आपका सीमा है, तो ये क्या होता है? इस टाइप का सीमा बना होता है। कहीं पे समुद्र जो इधर होगा, फिर इधर बाहर निकल जाता, फिर बाहर। तो इसको मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सबको मिलाने के लिए एक लाइन होता है जिसको हम बोलते हैं बेस लाइन, है ना। जो कटा छटा होता है, तलछट्टी जो किनारे होता है समुद्र का, वो कटा छटा होता है, वो होता है उसको जो हम लोग मिलाने के लिए काल्पनिक रेखा बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन, जो सबको जो है एक साथ मिला दें। मतलब ये सबसे ज़्यादा, तो यहाँ से जो है ये लाइन जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेस लाइन। बोला जाता है बेस लाइन से, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, ये क्या हो गया? ये समुद्र है, ये समुद्र है। इस बेस लाइन से जो है ये 12 नॉटिकल माइल तक जो है क्या होता है, ये किसी भी देश का सीमा होता है, बाउंड्रीज होता है, जिसको लोग बोलते हैं सामुद्रिक सीमा। मतलब जो भी नेवी पेट्रोलिंग करेगा इसी क्षेत्र में करेगा, समझ में? जो भी नेवी पेट्रोलिंग करेगा इसी 12 नॉटिकल माइल का जो सीमा है इसके अंतर्गत ही करेगा, ठीक है। इसके बाहर जो है इंटरनेशनल लॉ आ जाता है। 12 नॉटिकल माइल के बाद जो है इंटरनेशनल लॉ आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई घटना होगा तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में चला जाएगा, लेकिन 12 नॉटिकल माइल के अंदर में कोई घटना होगा तब ये कहाँ जाएगा? भारत के सुप्रीम कोर्ट में। मतलब 12 नॉटिकल समुद्र के सामुद्रिक सीमा से लेकर 12 नॉटिकल माइल के बीच जो ये है, ये जो सीमा है, ये सीमा का जुरिडिक्शन कहाँ पाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। यहाँ पर अगर कोई भी घटना होगा तो केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन 12 नॉटिकल माइल के बाद का जो घटना होगा वो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय कानून में। वो फिर मामला कहाँ जाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है। तो ये 12 नॉटिकल माइल जो है ये सामुद्रिक सीमा होता है किसी भी देश का। अगर ये इसके अंदर में जो है आने के लिए अनुमति लेना पड़ेगा उस देश से। कोई भी जहाज़ को अगर इसके अंदर में आना है 12 नॉटिकल माइल में, यहाँ सीमा पे क्या होता है? पेट्रोलिंग होता है, समझ में आया? सीमा पे, ये सीमा पे